नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 7वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें 1880 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक की घटनाओं की चर्चा होगी, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों का जो घटनाक्रम था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन थोड़ा आप लोग कंजूसी ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन भाग 7 1880 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक। मित्रों, 1880 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इस समय जो है लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना 1884 ईस्वी में। इसके पहले हमने लिटन पे चर्चा की थी। आप देखते हैं कि लिटन जो है वो घोर साम्राज्यवादी था और उसे भारतीयों से कोई लगाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, और वो तरह तरह के उपाय करता रहता था लिटन के किस तरह से जो है वो भारतीयों को कष्ट पहुंचाए। लेकिन लॉर्ड रिपन एकदम इसका उल्टा था। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक भारत का वायसराय रहा। हालांकि ये समय 4 साल का है केवल, लेकिन 4 साल में इसने अपनी छाप भारत पे छोड़ी। 1880 में ब्रिटेन में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में जब उदारदलीय सरकार की स्थापना हुई तो उसने जो है भारत के प्रति जो नीति थी उसको स्पष्ट किया था, और वो एक्चुअल में भारत के प्रति उदारवादी एक दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे ग्लैडस्टन। तो इसीलिए उन्होंने जो है रिपन को इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति समझा और रिपन को वायसराय बना करके भेजा गया। और रिपन जो कि कलकत्ता पहुंचा जब, तो उसने ये कहा कि जज मी बाय माय एक्ट्स नॉट बाय माय वर्ड्स। तो उसने ये कहा कि आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो किस इरादे से आया था, क्या इरादा लेके आया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले वायसरायस जो थे उनमें से एक था। तो वो एक मानवीय दृष्टिकोण लेकर के भारत आया था, और जब वो भारत आया तो उस समय जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत की जनता जो थी वो बहुत त्रस्त थी, और तरह तरह के प्रतिबंध लिटन ने जो लगाए थे, तो उन प्रतिबंधों को हटाने का काम किया रिपन ने। सबसे पहले तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था लिटन ने, रिपन ने उसको वापस ले लिया, क्योंकि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये इसको समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये होता था कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था लिटन ने, लेकिन रिपन ने इसे हटा लिया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। तो इस तरह से उसका एक अच्छा कार्य था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हुई कि मैसूर का शासन वहाँ के राजा के सुपुर्द कर दिया गया, जो कि रिपन का जो है एक अच्छा कदम था। तो इसके अलावा मित्रों एक और बड़ी बात हुई, देखिए मजदूर जो थे वो किसी भी समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और उस समय चूँकि जो फैक्ट्रीज वगैरह थी तो उन फैक्ट्रीज में मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो इसके समय में पहला फैक्ट्री एक्ट या फैक्ट्री कानून आप कह सकते हैं वो पास हुआ, जो कि मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इस एक्ट के द्वारा 7 वर्ष तक के बच्चे जो थे उनको कारखाने में काम न करने का प्रावधान
किया गया है। 7 वर्ष के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता था कि फैक्ट्रीज में, कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को भी लगा लिया जाता था। तो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको ये कहा गया कि वो 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम भी काम के दौरान उनको दिया जाएगा, और ये भी प्रावधान किया गया कि महीने में 4 दिन का अवकाश भी उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से मजदूरों की सुरक्षा की बात भी कही गई। जो मशीनें थी, मशीनों से मजदूरों की सुरक्षा की भी सुनिश्चित की गई, और ये कहा गया कि इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि वो देखभाल करें कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। भारत में मजदूरी सस्ती थी और मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं थे, तो इसलिए कानून के अभाव में और अधिक सस्ती हो जाती थी। तो इस तरह से ब्रिटिश उद्योगपति भी जो है कानून की मांग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा कदम था। इसके अलावा रिपन ने स्थानीय स्वशासन व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना की। मित्रों, स्थानीय स्वशासन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो थे, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया रिपन ने, और उसने एक कानून बनाया वो कि स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कहा जा सकता है। तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया, और ये कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 1884 ईस्वी के मद्रास के स्थानीय बोर्ड कानून द्वारा सबसे पहले स्थानीय बोर्डों को सड़कों की सफाई, रोशनी, प्राथमिक शिक्षा, पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि कार्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक हित का कार्य था, सार्वजनिक हित के लिए उठाया गया कदम था। रिपन स्थानीय संस्थाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम समझता था। तो रिपन ने ये व्यवस्था की कि प्रत्येक स्थान पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाए। सबसे छोटी इकाई एक तालुका बोर्ड हो, सभी नगरों में म्यूनिसिपल बोर्डों की स्थापना की जाए, जिलों में जिला बोर्ड स्थापित किए जाएं। तो और इन स्थानीय इकाइयों के द्वारा, इन स्थानीय निकायों के द्वारा सरकारी सदस्य जो है कम और गैर सरकारी सदस्य अधिक हो, और जहाँ तक संभव हो तो सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अभी भी देखिए, इस समय भारतवर्ष में, अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये अभी इसकी जो शुरुआत थी वो रिपन ने की थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। चोलों के बाद स्थानीय स्वशासन के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने सोचा तो वो रिपन ने सोचा। इसके अलावा रिपन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, और हंटर कमीशन की नियुक्ति की उसने। रिपन ने 1854 में वुड्स डिस्पैच के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए W. हंटर की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया, और इस कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिसमें 8 भारतीय थे। इस कमीशन का मुख्य लक्ष्य था ऐसे उपायों को सुझाना जिससे प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार अधिक हो सके। तो इस कमीशन ने प्रांतों का विस्तृत दौरा करके 1883 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कमीशन ने सरकार द्वारा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी, और मतलब आर्थिक सहायता देने की जो प्रणाली थी उसकी भी जांच पड़ताल की, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया। कमीशन ने इस ओर भी संकेत किया कि स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था अभी तक जो है वो केवल नगरों में ही है, और आवश्यक है कि इसको अन्य क्षेत्रों में भी प्रसारित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है प्राथमिक शिक्षा के अलावा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध जो है वो सरकार के नियंत्रण में
हो और स्थानीय स्वशासित संस्थाएं जो हैं वो उनकी देखभाल करें। तो काफ़ी काम मतलब हंटर कमीशन ने जो भी सुझाव दिए शिक्षा के संबंध में, उसको स्वीकार किया गया सरकार द्वारा, उसको लागू किया गया। तो लॉर्ड रिपन ने कमीशन के सभी सुझावों को लगभग स्वीकार कर लिया और शिक्षा के लिए के सुधार के लिए उसने काफ़ी प्रयत्न किए। एक और घटना रिपन के काल की है जिसे बोलते हैं हम इल्बर्ट बिल विवाद। तो सर पीसी इल्बर्ट जो है वो एक कानूनी सदस्य था। रिपन की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका कानूनी सदस्य था पीसी इल्बर्ट। और तो ये एक बिल ले आया जो है, तो इसीलिए इसके नाम से ये बिल जो है फरवरी 1883 ईस्वी में आया था, 1883 में, इसीलिए इसके नाम से इसे इल्बर्ट बिल पुकारा गया। तो मूलतः उसका इस बिल के द्वारा जो बात कही गई थी, इस बिल को पास करके ये तय किया गया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन करके निर्णय दे सकते। वास्तव में अंग्रेज लोग जो थे वो जातीय रूप से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और उनको जो है ये अपमानजनक लगता था कि कोई भारतीय जज उनका मुकदमा सुने। तो इस बिल का अंग्रेजों द्वारा भारत, इंग्लैंड और यूरोप के इत्यादि में भारी विरोध किया गया। अतः इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय जज के सामने एक अंग्रेज का मुकदमा आ सकता है, पर उस मुकदमे का निर्णय अंग्रेज जूरी के द्वारा किया जाए। तो इस बिल के विरोध से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों से घृणा करते। मतलब रिपन जैसे वायसराय को भी जो है वो इनके विरोध के सम्मुख झुकना पड़ा और इस प्रस्ताव में संशोधन करना पड़ा। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये रिपन का जो है एक अच्छा कदम था, जो है वो एक मानवीय कदम था। वो उसका ये मानना था कि कानून के समक्ष जो है वो सभी बराबर होने चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बना। तो रिपन के समय में जैसा मैंने बताया एक काम और हुआ था कि मैसूर राज्य का शासन जो है वो अंग्रेजों ने विलियम बेंटिंग के समय में जो मैसूर का शासन ले लिया था, तो उसको जो है वो रेस्टोर कर दिया गया, मैसूर के शासक को वापस दे दिया गया। लॉर्ड रिपन ने जो मैसूर का मृतक राजा था, तो उसके द्वारा जो गोद लिया हुआ लड़का था उसको उत्तराधिकारी बना करके मैसूर के शासन का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया था। तो इस तरह से मित्रों रिपन के समय में काफ़ी अच्छे काम हुए। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लें लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन जो है वो 1884 ईस्वी में भारत का वायसराय बना। और लॉर्ड डफरिन जो है वो बहुत योग्य व्यक्ति था। लॉर्ड डफरिन के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। तो इसलिए जो है उसके ऊपर भी चर्चा करना ये थोड़ा हमारे लिए आवश्यक है। तो लॉर्ड डफरिन जो है वो उसका जन्म 21 जून 1826 ईस्वी को फ्लोरेंस में हुआ था और नेशनलिटी उसकी जो है वो ब्रिटिश थी और लिबरल पार्टी थी जो उसका जो यानी उदारवादी दल का ये सदस्य था। और एक बहुत अच्छे वहाँ पे इंग्लैंड में ब्लैकवुड फैमिली थी। ब्लैकवुड फैमिली जो है वो लैंडलॉर्ड्स की या जमींदारों की फैमिली थी जिसमें ये पैदा हुआ था जो है। तो इसलिए बचपन से ही बहुत समृद्ध था। बचपन से ही जो है वो कुशाग्र बुद्धि था, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी लेटर्स फ्रॉम हाई लैटिट्यूड्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई थी पुस्तक इसकी जो है लेटर्स फ्रॉम हाई। और इस पुस्तक से जो है ये भी पता चलता था कि वो एक स्वाभाविक कूटनीतिज्ञ है। तो इसे
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले जो है ये कनाडा में रह चुका था, कनाडा का गवर्नर जनरल रह चुका था। चूँकि जो इंग्लैंड वाले थे, तो इंग्लैंड वालों के उपनिवेश जो थे वो अमेरिका में भी थे, तो वहाँ कनाडा का गवर्नर जनरल इसे बनाया गया था। बाद में फिर इसे रूस और तुर्की में भी एक डिप्लोमेट के रूप में अपनी सेवाएं देनी पड़ी। तो इस तरह से जो है काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था। जब ये भारत आया तो काफ़ी मतलब जब ये भारत आया 1884 ईस्वी से 88 ईस्वी तक भारत में वायसराय के रूप में आया जब, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जाना माना कूटनीतिक व्यक्ति जो था वो भारत आया। मित्रों, डफरिन के समय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। आप सब जानते होंगे कि एक अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ राष्ट्र के बजाय राष्ट्रीय पढ़ें आप। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ और उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। 28 से 30 दिसंबर तक इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो ये कहा गया, A.O. ह्यूम ये चाहता था कि चूंकि अब धीरे धीरे 1857 ईस्वी के बाद भारतीय लोग जो है वो जागरूक हो रहे थे। जैसे कि V.D. सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति है। तो उसके बाद भारतीय जागरूक हो रहे थे। पहले के एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह से जो भारतीय लोग थे वो धीरे धीरे भारतीय लोग जो थे वो अपना संगठन इत्यादि बना रहे थे। तो तरह तरह के नए नए संगठन जो है वो सामने आ रहे थे, जिनके बारे में हम लोग जो है वो पिछले भागों में चर्चा कर चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पहला संगठित प्रयास था। ये हालांकि A.O. ह्यूम का ये कहना था कि ये एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में उसने इसकी स्थापना कराई थी। जैसे आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर में प्रेशर भर जाता है जब बहुत ज़्यादा, तो फिर सीटी बजती है और गुबार निकल जाता है, सारी गैस निकल जाती है। तो इसी तरह से भारतीयों के मन में जो गुबार भरा होगा वो इसके माध्यम से निकल जाएगा, ऐसा मानना था A.O. ह्यूम का। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और बाद में हम ये देखते हैं कि जो दूसरे वायसराय वगैरह आए उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी जो ऑफिशियल रेस्पॉन्स आया ब्रिटिशर्स का वो बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑफिशियल रेस्पॉन्स में जो वाइसरायस वगैरह थे जो है आगे चल करके हम देखते हैं करजन वगैरह ये लोग जो है वो कांग्रेस की मौत की कामना करते थे। कोई इसे देशद्रोह की फैक्ट्री कहता था, कोई इसे ये कहता था कि देशद्रोहियों का अड्डा है, कोई इसे कहता था कि ये सब जो है ये बाबू हैं इसके जितने मेंबर्स हैं। तो इस तरह के ऑफिशियल रेस्पॉन्स आते थे। तो कोई इसे कहता था कि फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है, यानी देशद्रोह का कारखाना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर इसके हाथ में आ गई। इसके समय में दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये हुई जो कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा में नए राजा थीबो के आने के उपरांत 1876 ईस्वी से ही अंग्रेजों और बर्मा के बीच में संबंध जो थे वो बिगड़ गए थे। 1878 में बर्मा के अंग्रेज रेजिडेंट को बुला लिया गया और 1885 में उत्तरी बर्मा ने फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि किया। बर्मा में एक फ्रांसीसी एजेंट भी आ गया। तो अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई दूसरा यूरोपीय कैसे आ गया वहाँ पे, अतः अंग्रेजों और बर्मा के मध्य एक युद्ध हुआ। अब चूंकि ये मैं आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता युद्ध की घटनाओं का, लेकिन आप इतना समझिए कि अंग्रेज और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ और जिसे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है और अंग्रेज़ों की विजय हुई इसमें
और विजय के उपरांत उत्तरी बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो मित्रों, ये जो है वो हुआ एक काम। दूसरी बात आप देखिए कि इसके समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें 1859 में जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों का जो है वो पुनर्मूल्यांकन किया गया। उनका पुनर्मूल्यांकन करके एक नया टेनेंसी एक्ट लाया गया, यानी जो किसान जो है किसी दूसरे की भूमि पे काम करते थे, टीनेंट थे, तो उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। और साथ ही बंगाल में स्थानीय स्वायत्त शासन कानून जो था वो भी वहाँ पे लागू किया गया। जैसा अभी स्वायत्त शासन की बात हमने की थी, रिपन के समय से प्रारंभ हुआ था वो। 1886 ईस्वी में उत्तरी बर्मा, जैसे अभी हमने बताया कि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तो फाइनली 1886 में उत्तरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डफरिन ने एक कार्य और अच्छा किया कि 1886 ईस्वी में उसने ग्वालियर का किला सिंधिया को वापस दे दिया। जैसे अभी आपने देखा कि रिपन ने जो है वो मैसूर का शासन वापस कर दिया था, उसके ओरिजिनल जो उसका मौलिक उत्तराधिकारी था उसको। इसी तरह से अफगानों की जो उत्तरी सीमा थी अफगानिस्तान की, उसको निर्धारित किया गया। 27 से 30 दिसंबर आप देखिए कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो ये आपसे पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था। इसी तरह से दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था। और भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि गैर भारतीय अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो वो सब मैंने आगे वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि धीरे धीरे अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ रहा था और उन्हें उस साम्राज्य की देखभाल करने के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों की और अधिक से अधिक अधिकारियों की आवश्यकता थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए 1886 ईस्वी में प्रांतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई। और अब आप देखिए, आप सब लोग भी प्रांतीय सिविल सेवा या की तैयारी करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1886 ईस्वी में हुई थी। 1887 ईस्वी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इस समय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? ये अधिवेशन मद्रास में हुआ। 27 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें 607 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अब जैसे आप देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें केवल 72 लोग आए थे। अब धीरे धीरे इनकी संख्या तीसरे तक आते आते इनकी संख्या बढ़ के 607 हो गई। तो धीरे धीरे, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस आंदोलन जो है वो लोकप्रिय हो रहा था। सर सैयद अहमद खां जो थे वो कांग्रेस का विरोध करने लगे इस समय। 1888 से 1894 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन भारत का वाइसराय बना और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इसके समय में 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। अब जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो आप जॉर्ज यूल याद रखें। कहाँ हुआ था अधिवेशन? किस अधिवेशन में अध्यक्ष बना? चौथे में बना। कहाँ हुआ था ये? तो इलाहाबाद में हुआ था। तो ये आप याद रखें। मित्रों, कश्मीर के महाराजा का सिंहासन त्याग हुआ। 1889 में कई घटनाएं घटी। दूसरी घटना थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए। तीसरी बात यह थी कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की लंदन में स्थापना की गई और विलियम वेडरबर्न इसके चेयरमैन चुने गए। अब आप देखिए, चौथी घटना, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ और विलियम वेडरबर्न जो कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन थे, अब वो कांग्रेस को
के अध्यक्ष हो गए। तो इस तरह से दूसरे विदेशी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1890 में कांग्रेस का 6वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। इसी तरह से 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। पी आनंद चारलू इसके अध्यक्ष थे। 1892 में मित्रों एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो बहुत सारे एक्ट आप देखते हैं, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो है वो पास किए जाते रहे। जो अब जैसे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में। उसके बाद 1793 ईस्वी में जो है वो एक चार्टर एक्ट आया था। फिर 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। फिर 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। तो ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसको चार्टर एक्ट बोलते थे। तो 1853 ईस्वी में भी एक चार्टर एक्ट आया था। फिर उसके बाद 1858 ईस्वी में का एक्ट आया जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा भी थी, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर 1861 का जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, तो हमने जो है उसके ऊपर भी चर्चा की थी पिछले कड़ी में। अब 1892 का भारतीय काउंसिल्स एक्ट आया। 1861 में जो वास्तव में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था उससे भारतीय लोग असंतुष्ट थे। भारत सरकार भी जो है वो अपने अधिकारों में वृद्धि करना चाहती थी। तो 1800 और भी कई कारण थे जिनके कारण जो है 1892 में एक नया एक्ट लाया गया और इसके जरिए जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय काउंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और यह व्यवस्था की गई कि कुछ सदस्य भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। मगर अफसरों का बहुमत बना रहा। काउंसिल को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, मगर वो उन पर वोट नहीं दे सकते थे। तो राष्ट्रवादी जो थे वो इस एक्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इसे भारतीयों के साथ धोखाधड़ी करार दिया। तो 1892 का कानून वास्तव में 1861 के कानून से थोड़ा अधिक प्रगतिशील था, लेकिन फिर भी जो है वो भारत के जो राष्ट्रवादी थे या राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, आप कह लीजिए, अब कांग्रेस के जो सदस्य थे वो सब इससे असंतुष्ट थे। फिर भी ये सुधार जो थे वो भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट नहीं कर पाए और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी सदस्यों के लिए वो भी सर्वथा अनुपयुक्त मानी गई। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि ये जो एक्ट था 1892 का वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। 1892 में पुनः कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिस 8वां अधिवेशन था जो कि इलाहाबाद में हुआ और एक बार फिर से जो पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी, उन्हीं की अध्यक्षता में 8वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भूमेश चंद्र बनर्जी कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो पहले और 8वें में। 1893 में लैंसडाउन ने, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। लॉर्ड लैंसडाउन ने मार्टिमर डूरंड को काबुल भेजा। उसने अमील अब्दुल रहमान के साथ मिल करके अफगानिस्तान एवं भारत की मध्यवर्ती सीमा निश्चित कर दी। तो यह रेखा जो है वो डूरंड रेखा के नाम से प्रसिद्ध है, डूरंड लाइन जिसे कहते हैं। और ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसी तरह से 1893 में कांग्रेस का नवा अधिवेशन लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1894 से 99 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत का वाइसराय बना। 1800
94 में कांग्रेस का 10वां अधिवेशन मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में हुआ। तो देखिए ये तीसरे जो है वो गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो पहले आपने देखा, दो के नाम आप पहले देख चुके हैं, अब तीसरा आप देखे हैं अल्फ्रेड वेब जो है ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1895 में मित्रों चित्राल का आक्रमण हुआ। चित्राल हिंदू कुश के दक्षिण में एक प्रदेश था जो डूरंड रेखा के द्वारा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, लेकिन 1695 में शेर अफजल ने चित्राल के शासक निजामुल मुल्क को गद्दी से हटा करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन यह विद्रोह दबा दिया गया, निजामुल मुल्क को गद्दी पर बिठा दिया गया। 1897 ईस्वी तक अंग्रेजों ने पठानी विद्रोहियों को पूरी तरह से हरा करके विद्रोह का कड़ाई से और अमानुषिकता से दमन कर दिया। 1895 में आप देखिए 11वां अधिवेशन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये पूना में हुआ और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के। 1896 में बम्बई में प्लेग की महामारी फैली और प्लेग की महामारी से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और तो इस तरह की महामारियां पहले फैलती रहती थी जो है। अब इसमें प्रशासन की जो है वो परीक्षा होती थी कि वो रिलीफ वर्क किस तरह से कर रहे हैं। तो चूंकि रिलीफ वर्क में कोताही होती थी और ये एक संक्रामक रोग था, बहुत तेजी से फैलता था, तो इसलिए इसमें बड़ी कठिनाई आती थी। लोग जो है वो प्लेग के मरीजों के आसपास जाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह की भी मृत्यु हो जाती थी उसमें। तो प्लेग महामारी में हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और रहीमतुल्ला एम सायानी इसके अध्यक्ष हुए। 1897 में भारत के प्रथम क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन में व्यवस्थित हो गए और उन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने विदेशों में गुप्त संस्थाएं बनाई और उन गुप्त संस्थाओं के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के लिए वो लोग प्रयास कर रहे थे और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वो जागरूक करते थे। साथ ही साथ चूँकि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह जो थी वहाँ लंदन में थी, तो उनको भी जो है वो प्रभावित करने का प्रयास करते थे। वो ये चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दे दी जाए। तो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, आप देखेंगे कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई, उनका जो प्रशिक्षण हुआ, वो सब जो है विदेशों में ही हुआ। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैडम आगे नाम आएंगे, मादाम कामा है, सावरकर हैं, उधम सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हम सुनते हैं जो विदेशों में पले बढ़े। भगत सिंह के रिश्तेदार वगैरह भी थे। एक दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की गई 1897 में। दुर्भिक्ष बहुत पड़ते थे भारत में, पहले भी हमने देखा कि दुर्भिक्ष जो पड़ते थे, फेमिन्स जिसे कहते हैं, उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे। तो ये ब्रिटिश जो रेवेन्यू पॉलिसीज वगैरह थी वो बहुत ही आतताई किस्म की रेवेन्यू पॉलिसीज थी। उसमें किसानों वगैरह को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चूसने का प्रयास किया जाता था। और ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ जो थी वो किसानों, मजदूरों, आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। वो अधिक से अधिक रेवेन्यू वसूल करना चाहते थे, इसलिए जब कभी भी दुर्भिक्ष वगैरह पड़ता था तो खाने के लाले पड़ जाते थे, उनको कोई सहायता नहीं दी जाती थी। और तो इस तरह से जो है सरकारी सहायता के अभाव में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे। तो इसको एक दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की गई और ये कहा गया कि जो है ये दुर्भिक्ष आयोग जांच करेगा और जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा, तो उस रिपोर्ट के आधार पर फिर दुर्भिक्ष से निपटने के उपाय किए जाएंगे। अफरीदी पठानों का सीमा पर विद्रोह और उसे दबा दिया गया। 1897 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की डायमंड जुबली मनाई गई। ये पूछा जाता है कई बार, आप इसे याद रखें कि महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की डायमंड जुबली कब मनाई गई, किस गवर्नर जनरल के काल में मनाई गई। कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ, सी शंकरन नायर की अध्यक्षता में। 14वां अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में।
तो इस तरह से मित्रों, उम्मीद है कि ये श्रृंखला का ये भाग 7 आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी 1-2 दिन में 8वां भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। एक बार पुनः मेरी अपील है कि थोड़ा सा आप हमारे साथ भी नरम दिली दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ अच्छा लगे तो आप यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट्स वगैरह भी दें। आपको जो आवश्यकता है, आप जो चाहते हैं आप बताएं, तो उसके हिसाब से फिर हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। तो ये श्रृंखला अभी चलती रहेगी। उसके बाद फिर मैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पर भी इस तरह की श्रृंखलाएं लेकर के जल्दी आ रहा हूँ। उनके कंटेंट्स हमारे तैयार हैं, मुझ शीघ्र ही आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।